वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का आपका पेपर। और ये पेपर आप जो देख रहे हैं आपके सामने है, ये आपके एनुअल एग्जाम के लिए जो आपके 2022 और 23 में होने वाले हैं। और काफी ज्यादा बच्चे जो हमारी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम फाइनल जो पेपर है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो फाइनल एग्जाम होने वाला है क्लास 11th का, ठीक है, फरवरी में मार्च में जब भी होता है उसके लिए पेपर है। और आज हम हिस्ट्री का करेंगे। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर पूरा डिस्कस कर रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है पॉलिटिकल साइंस की। उसके अंदर जो हम पेपर्स डिस्कस करेंगे, जो भी आपके जितने भी पेपर हो उसके अंदर वो मिल जाएंगे। इस और हिस्ट्री का भी आपका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उसमें भी जितने पेपर हम डिस्कस करेंगे वो आपको वहां मिल जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का नहीं देखा है तो वहां जाके देख सकते हैं। आइए हिस्ट्री की बात करते हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। और हाँ, मैं वीडियोस में काफी ज्यादा पेपर की जो वीडियो रहती है उसमें बताना भूल जाता हूँ कि अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 11th के लिए ग्रुप एक बना हुआ है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे हमारा। तो लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पेपर की बात करें, हिस्ट्री का पेपर आपका 80 नंबर का होता है। समय आपके पास 3 घंटे है, ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। सामान्य निर्देश से हम स्टार्ट करते हैं पेपर, जो कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर आपका पूरा पैटर्न रहेगा, पेपर किस तरह का होगा। प्रश्न पत्र में टोटल जो सेक्शन है वो टोटल 5 सेक्शन है, ए बी सी डी और ई। प्रश्न पत्र में यानी क्वेश्चन पेपर में टोटल जो है 34 क्वेश्चंस होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, ठीक है। टोटल आपके 34 क्वेश्चंस आएंगे। आपका जो मेन एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा। अब यहाँ सेक्शन वाइज बता रखा है। सेक्शन जो ए होगा यानी खंड ए, इसमें 1 से लेके 21 तक जो क्वेश्चंस होंगे ये बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे, यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आपके 1 से 21 तक होंगे। ये एक एक नंबर वाले होंगे। सेक्शन बी रहेगा वहीं, खंड बी, प्रश्न संख्या 22 से लेके 27 तक, ये 3 नंबर वाले होंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस इन्हें कहते हैं। इनका आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में देना होता है, उससे अधिक नहीं देना है। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी आपका जो रहेगा, प्रश्न संख्या जो है 28 से लेकर 30 तक होंगी ये। और ये जो है 8 नंबर के होंगे। 28 से 30 तक आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको जो देना है 300 से 350 शब्दों से अधिक नहीं देना है। सेक्शन डी, यहाँ पे 31 से 33 तक होंगे। ये स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर स्रोत जो होंगे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 3 उसके उप प्रश्न होंगे जो टोटल 4 नंबर के होंगे। यानी ये टोटल एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो ये टोटल 12 नंबर के हो गए। सेक्शन ई देखे, यहाँ पे सेक्शन जो ई होगा वो प्रश्न संख्या 34 होगा, 34। ये नक्शे पर आधारित क्वेश्चन होगा और ये 5 नंबर का होगा। तो ये पूरा पैटर्न जो रहता है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। और भी काफी सारी चीजें हैं जो दे रखी है नीचे। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि इस प्रश्न पत्र में कोई समग्र जो है विकल्प नहीं है, यानी एक साथ कोई विकल्प नहीं है, बल्कि इसमें हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्प का ही प्रयास करना है। अगला जो पॉइंट है, इसके अलावा जहां आवश्यक हो प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। तो ये आपका रह जाता है। ये जो सामान्य निर्देश है ये कुछ इस तरह से है। पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम में मैं बताऊं तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर comprises 5 sections A, B, C, D, and E. There are 34 questions in the question paper. All questions are compulsory. Section A, questions 1 to 21 are MCQs of 1 marks each questions होंगे। Section B, questions number 22 से 27 तक are short answer type questions carrying 3 marks each. सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 8 मार्क्स ईच। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 300 टू 350 वर्ड्स। सेक्शन डी में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 31 टू 33 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस विद 3 सब क्वेश्चंस एंड आर ऑफ 4 मार्क्स ईच। Section E, question number 34 is map based carrying 5 marks that includes the identification and location of significant test items. Attach the map with the answer book.
अगला पॉइंट है देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस, ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच questions have to be attempted. In addition to this, separate instructions are given which with each section and question wherever necessary. ठीक है, तो जहां जरूरत है वहां पे आपको जो सामान्य निर्देश है वो दिए गए हैं। तो ये पूरा आपका पेपर का पैटर्न हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इसलिए बताना जरूरी होता है क्योंकि दोनों ही मीडियम के बच्चे देखते हैं, तो ऐसे में किसी को दिक्कत ना हो इसीलिए हमें बताना पड़ रहा है। आगे हम आते हैं सेक्शन ए की तरफ। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। ये जो होंगे आपके 1 से लेकर 21 तक जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 1 से 21 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू पर आधारित होंगे। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन ए, टोटल आपका सेक्शन ए 21 नंबर का होता है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है पूछा गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता की किन दो, ठीक है, किन दो नदियों के बीच स्थित है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मेसोपोटामिया आपका चैप्टर जो है 2 है जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। एक चीज मैं आपको शुरुआत में बताते चलता हूँ कि आपके टोटल 11 चैप्टर है जिसमें से आपकी जो आने वाले चैप्टर है वो 7 है, ठीक है, और 7 जो चैप्टर है इसमें से ही पूरा पेपर बनेगा। तो ज्यादा वो नहीं है, आपके 4 चैप्टर कट गए तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री में आपके कम चैप्टर से लेकिन थोड़े चैप्टर बड़े बड़े हैं, लेकिन 7 चैप्टर आने हैं तो इनको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करके रखिए। आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा चीजों को समझने के लिए, आप ज्यादा चैप्टर्स नहीं है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाती है, यानी सबसे पहली सभ्यता ये, लेकिन ये एक ग्रामीण सभ्यता है, यानी एक शहर होता है एक ग्रामीण होता है यानी गांव, ठीक है, तो ग्रामीण सभ्यता है। इसके अंदर हम देखें तो ये दो किन नदियों के बीच स्थित थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे इराक जो है, आज के समय जो इराक है वहां पर ये है, और यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन आपके दिए गए दजला फरात, नील नदी और दजला फरात। तो ये दो नदियां है दजला और फरात, इनके बीच जो है ये स्थित थी, ठीक है। तो मेसोपोटामिया यहाँ पे जो है स्थित थी, दो नदियों के बीच मेसोपोटामिया स्थित थी। कौन कौन सी थी? दजला और फरात। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इंग्लिश मीडियम में यही हम देखें इसका, इंग्लिश मीडियम में जो कहा गया है, द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया वाज सिचुएटेड बिटवीन दीज टू रिवर्स। तो कौन कौन सी दो रिवर है? एक तो है टिग्रिस, यूफ्रेट्स, नील और रिवर, ठीक है, नील रिवर या आपका जो है टिग्रिस और यूफ्रेट्स। तो राइट आंसर जो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। तो ये दजला और फरात हिंदी में हो जाएगा, जिसे दजला और फरात कहते हैं। यूफ्रेटस जो है इसे इंग्लिश मीडियम में कहते हैं टिग्रिस और यूफ्रेटस, ठीक है। तो हिंदी में भी क्या पता ऐसे लिख दे ये टिग्रिस, तो आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में भी नाम और हिंदी में भी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर, और हिंदी मीडियम में ऑप्शन जो घ है वो आंसर हो जाएगा, दजला और फरात। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आगे हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है? तो प्राचीन सभ्यताओं में जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे प्राचीन सभ्यता पूछा गया यहाँ पे ये नहीं बोला गया सबसे प्राचीन शहरी या सबसे प्राचीन ग्रामीण, ठीक है। तो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो सबसे पहले खोजी गई, और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आज के इराक जो आप देखेंगे मैप पे, तो वहां पे आपको ये नजर आएगा, वहां पे दो नदियां हैं उनके बीच ये स्थित हुआ करती थी, ठीक है, मेसोपोटामिया। और भी कई सारी सभ्यता यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो सिंधु सभ्यता है ये आप 12th में पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये एक शहरी सभ्यता थी और ये सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। लेकिन शहरी की शुरुआत यहीं से हो गई थी, ठीक है, मेसोपोटामिया से ही कुछ इलाके थे जिनसे स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो रियल में बोला जाता है शहरी की शुरुआत जो है वो सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इंग्लिश मीडियम में देखें इसे ही हम, तो विच ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन? तो इंडस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेसोपोटामिया की सभ्यता इज द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से कौन सी लिपि मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि थी? तो यहाँ पे आप देखेंगे किलाक्षर लिपि है, चित्रात्मक, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका
किलाक्षर, ठीक है। किलाक्षर जो लिपि थी वो सबसे जो मेसोपोटामिया के लोग थे, प्राचीन सभ्यता, ठीक है, वो यूज किया करते थे। ये इनकी लिपि थी किलाक्षर। इसका नाम जो है कहीं-कहीं कुछ और भी लिख देते हैं, किलाकार लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, किलाक्षर या किलाकार जो भी है, ये एक ही है। आगे हम आते हैं इंग्लिश मीडियम में, इसी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्क्रिप्ट ऑफ द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया। तो यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। यहाँ पे हम आगे नहीं देखेंगे, टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, बाकी आपके ऑप्शन है, आप देख सकते हो। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वह कौन सा साम्राज्य था जो तीनों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ था। तो आप देखेंगे टोटल 7 महाद्वीप है। अगर हम वर्ल्ड को ऐसे में आपको दिखाऊं एक बार वर्ल्ड को, ठीक है, तो सबसे यहाँ पे आ जाता है हमारा एशिया, जहां हम रहते हैं एशिया, ठीक है। यहाँ पे जो है यही अफ्रीका है। फिर यहाँ पे आप उत्तरी अमेरिका जान ले, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे जो है दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। फिर यहाँ पे देखेंगे आप जो है यहाँ पे यूरोप है। फिर यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, लेकिन ये ओशिनिया है, ठीक है। और आप कौन कौन सा है, और एक ये है आपका, ठीक है, एक इस टोटल 7 महाद्वीप है। तो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ था, कौन सा साम्राज्य था, तो रोमन साम्राज्य था, ठीक है। एशिया हो गया, दक्षिणी सॉरी एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, इनसे घिरा हुआ था तीनों से। तो ये एक जाना जाता है, ठीक है। और मैं थोड़ा, अगर मुझे कंफर्म नहीं है पूरी तरीके से कौन से 3 है, लेकिन एशिया, अफ्रीका, शायद एक यूरोप है, ठीक है, इनसे घिरा हुआ था। तो रोमन साम्राज्य था, 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ एक साम्राज्य, जिसपे आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। आगे चलते हम इंग्लिश मीडियम में से देखते हैं। तो विच वाज द एम्पायर विच वाज सराउंड बाय कॉन्टिनेंट्स ऑफ ऑन ऑल 3 साइड्स। तो रोमन एम्पायर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमन एम्पायर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है 5वां, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा कौन सी थी, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज इनकी मुख्य थी, अंग्रेजी, हिंदी, लैटिन या फारसी। तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा, आ जाएगा। लैटिन भाषा जो है इनकी एक मुख्य भाषा थी, ठीक है। आगे चलते हम इंग्लिश मीडियम में इसे देखें। तो विच वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ द रोमन एम्पायर, इंग्लिश, हिंदी, लैटिन या पर्शियन। तो राइट आंसर जो है लैटिन, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 पूछा गया आपसे, दिनारियस का क्या अर्थ है, चांदी का सिक्का है, सोने का सिक्का है, लोहे का सिक्का या तांबे का सिक्का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिनारियस, जो यूज किया जाता था उसका नाम चांदी का सिक्का था। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिनारियस जो है चांदी का सिक्का था। आगे हम आते हैं, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिनारियस। तो राइट आंसर है सिल्वर कॉइन, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, सिल्वर कॉइन। गोल्ड कॉइन नहीं था, आयरन कॉइन नहीं था, और कॉपर भी नहीं था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है आपका, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी। आपके सामने ऑप्शन है चंगेज खान, बाबर, बाटू खान या जोची खान। तो चंगेज जो था वो बहुत इसका मंगोल साम्राज्य का स्थापना इसी ने करी थी, और ये ऐसा शासक था जो बहुत ज्यादा क्रूर था, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे आगे जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चंगेज खान के बारे में। राइट आंसर जो है का आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में देखें, द रूलर ऑफ द मंगोल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंगेज खान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मंगोलों का राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन था, आपको बताना है। मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन थे। क्वेश्चन 8वें की तरफ आते हैं। पूछा गया क्वेश्चन 8वां, मंगोलों, ठीक है, मंगोला यहाँ पे लिखा है, मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन थे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन थे। मंगोल जिसे आप चंगेज खान के नाम से जानते हैं, तो उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन रहे। आपके सामने ऑप्शन है हुन, तुर्क, उइगुर या यूची। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा का, हुन जो है, ठीक है, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कि मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु रहे थे। आगे आते हैं इंग्लिश मीडियम में, इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज द पॉलिटिकल एंड कल्चरल मास्टर ऑफ मंगोलिया, ठीक है। तो कौन है, हुन, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां पूछा गया है, इनमें से कौन सा पशु मंगोलों का सबसे ज्यादा प्रिय था? गाय, घोड़ा, हाथी या कुत्ता? तो ऑप्शन ख निकल कर आ जाएगा घोड़ा। आपने देखा होगा चंगेज खान को एक ये भी जाना जाता है इस रूप में कि वो महान शासक तो था ही, साथ ही महान शासक के मतलब है, कहने का मतलब वो अपने अपने लिए सब कुछ परफेक्ट करता था। साथ ही वो घोड़ा जो है घुड़सवारी का बहुत ज्यादा शौकीन था और घुड़सवारी जो है उसे बहुत प्रिय था। ठीक है, घोड़ा सबसे ज्यादा प्रिय था मंगोलों का। साथ ही अपने सेना में जो उसने ऐड कर रखे थे जो भी लोग, उनको घुड़सवारी भी सिखाया करता था। क्वेश्चन नंबर 9 का इंग्लिश मीडियम अगर हम देखें तो विच ऑफ दीज एनिमल्स वाज द मोस्ट लव्ड बाय मंगोल्स? तो हॉर्स राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है, पूछा गया है कृषक के द्वारा, यानी कृषक मतलब किसान, उनके द्वारा दिया गया, ठीक है, उनके द्वारा चर्च को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा क्या कहलाता था? कृषक जो थे, ठीक है, जो किसान हुआ करते थे, उनके द्वारा जो है भूमि का टुकड़ा जो है चर्च को दिया जाता था, उसे क्या कहलाते थे वो? तो टीथ, ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। टीथ कहलाता था भूमि को दिया जाने वाला टुकड़ा है जो चर्च को दिया जाता था। और और भी कईयों को दिया जाता था, ये याद रखना है। टीथ जो है वो चर्च के लिए यूज होता है, चर्च को दिया जाने वाला था। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 का इंग्लिश मीडियम देखिए, व्हाट वाज द पीस ऑफ द लैंड गिवन बाय द फार्मर टू द चर्च कॉल्ड? फीफ, टीथ, टैली या एबी? ठीक है, ए डबल बी वाई ऐसे कर लो, ए बी, ये ए बी ऐसे लिख गया। तो राइट आंसर आंसर जो मैंने आपको बताया टीथ आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां है, पूछा गया है यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए हैं? तो विश्वविद्यालय जो है स्थापित करने का जो है इटली, राइट आंसर का निकल कर आ जाएगा। इटली में सबसे पहले जो है विश्वविद्यालय जो है स्थापित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें का ही इंग्लिश मीडियम देखें हम, तो वेयर वर द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप? तो इटली, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया है सामंतवाद की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो सामंतवाद के बारे में जैसा आप जानते होंगे, उनके पास बहुत सारी जमीनी हुआ करती थी, ठीक है, अपनी, और उनके ऊपर जो है किसान वो जो भी है काम करते थे। इनके बहुत सारे इनके पास जो है एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। इनके पास खुद के सैनिक यहाँ तक के हुआ करते थे। इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है किस प्रकार की थी? खुली थी, बंद थी, निर्वाह थी या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। निर्वाह वाली अर्थव्यवस्था थी, जिसके अंदर निर्वाह का मतलब होता है कि आप खुद ही खाए, मतलब उसको ना व्यापार के लिए करें, ठीक है, अपने, ताकि जैसे मैं खेती करूं तो सिर्फ मैं अपने पेट पालने के लिए करूं। तो वैसे सामंतवाद जो थी उनकी अर्थव्यवस्था थी निर्वाह अर्थव्यवस्था। आगे आते हैं हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो व्हाट वाज द टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑफ फेडरलिज्म? तो ओपन इकोनॉमी, क्लोज या सबसिस्टेंस इकोनॉमी? तो राइट आंसर जो है सी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में होता है? तो कागज के लिए जो है चीन को जाना जाता है। चीन में जो है सबसे पहले कागज का विकास होता है, या आविष्कार आप कह ले तो कागज का आविष्कार चीन में होता है। इन विच कंट्री वाज पेपर फर्स्ट इन्वेंशन? ठीक है, तो इन्वेंट कब हुआ था? तो राइट आंसर आ जाएगा कौन सा देश किया था? तो चाइना, ऑप्शन सी राइट आंसर निकल कर आ जाता है। जो इन्वेंट किया था वो चाइना ने किया था, फर्स्ट पेपर आप कह सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चले हम। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, मैकियावेली या माइकल? तो ऑप्शन का निकल कर आ जाएगा। गैलीलियो ने जो है ये किया था, जो सबसे पहला जो दूरबीन था उसका आविष्कार ये थे गैलीलियो। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हुज इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? ठीक है, टेलीस्कोप किसने किया था? तो गैलीलियो, राइट आंसर ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, पूछा गया है धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन है? आपके सामने ऑप्शन है मार्टिन लूथर, जॉन विकी, गिबर्टी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा का मार्टिन जो लूथर है, इन्होंने जो है धर्म आंदोलन जो है या धर्म सुधार आंदोलन के जो जन्मदाता है वो माने जाते हैं मार्टिन लूथर को। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हु वाज द फादर ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? तो मार्टिन लूथर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कार्टेज, पिजारो, मार्को पोलो या कैप्टन कुक? तो कैप्टन कुक को माना जाता है, ऑप्शन में आपका जो है कैप्टन कुक है, ठीक है। घ राइट आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज करी। अब देखिए जो वर्ल्ड है आपका पूरा वर्ल्ड, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे महाद्वीप आते हैं, जिस टोटल 7 आते हैं। ऐसी एशिया है, अफ्रीका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, ओशिनिया है और भी नीचे है एक और। तो टोटल 7 है। तो इसमें जो है कभी-कभी आ जाता है कि जैसे अमेरिका की खोज किसने करी, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी, ये 11th क्लास में है। तो यहाँ पे खोज करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ लोग नहीं रहते थे। अ, जो वहाँ के निवासी थे वो रहते थे, लेकिन जो है ये जाते हैं वहाँ पे, ट्रैवल करते हैं दूर-दराज एरिया में, वो भी समुद्र के रास्ते। तो ये खोज करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी? कैप्टन कुक है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में हम देखें 16वें का, तो हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया? कॉटेज, पिजारो, ठीक है, मार्को पोलो या कैप्टन कुक? राइट आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? तो गोल्ड रश क्या था? जब दुनिया को ये बात पता चलती है कि अमेरिका में क्या है, गोल्ड है, सोना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे देशों से लोग जो है, यूरोप हो गए, वहां से लोग जाने लग जाते हैं बड़ी-बड़ी तादाद में। वो कहाँ जाते हैं? अमेरिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो ये इससे संबंधित है। ऑप्शन जो का निकल कर आ जाएगा वो कैलिफोर्निया आ जाएगा। इसी को इंग्लिश में देखें हम, तो गोल्ड रश इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ अमेरिका? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया से रिलेटेड है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18वां, सिडनी जो है कहाँ स्थित है? सिडनी के बारे में पूछा गया है। ये आपका जो है ज्यादातर मैप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें देखने को मिलता है कि सिडनी को आपको भरना होता है। तो वैसे ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है सिडनी। घ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया इंग्लिश में, वेयर इज सिडनी लोकेटेड? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है ऑप्शन डी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 था ये। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19वां है, अमेरिका के जापान पर किस वर्ष परमाणु बम जो है गिराया गया था? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो इसके अंदर जो है 1945 में जो है अमेरिका ने जो है जापान के 2 शहरों पे, एक हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 शहर थे जहां पे बम गिराया था और ये परमाणु बम था। इसके अंदर बहुत लोगों की जान गई थी। आज भी जापान में जो है एक जगह है जहां पे उनको जो है उनके लिए समर्पित है, जो 1945 में परमाणु बम से मर गए थे। उसके अंदर बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे, तो उनकी वहां पे वो दिखती है, एक म्यूजियम सा बना हुआ है आज भी जापान में। तो 1945 में ऑप्शन जो है ग निकल कर आ जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जो है बम गिराया गया था। 2 शहर कौन-कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी। क्वेश्चन नंबर 19 इसे इंग्लिश मीडियम में देखें, तो इन विच ईयर अमेरिका ड्रॉप्ड एटॉमिक बम ऑन जापान? तो 1945 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 1945 ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, चीन किस महाद्वीप में स्थित है? तो चीन जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो ये है एशिया में स्थित। चीन जो है आप देखते हैं भारत के ऊपर ही देख ले हम, तो वहां पे जो हमें चीन नजर आता है, तो वो एशिया में है। राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा घ, ठीक है। चीन जो है एशिया में स्थित है। इन विच कॉन्टिनेंट इज चाइना लोकेटेड? तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा एशिया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ताइवान, ताइवान चीन से अलग कब होता है ये आपको बताना है। तो 1980, 1970, 1949 या 1955? तो ताइवान का आप देखेंगे तो ताइवान के बारे में अभी कुछ समय पहले ही जो है बहुत जो है नाम था इसका, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर में। तो उसके लिए अब चीन जो कहता है ये मेरा पार्ट है, लेकिन ये चीन से अलग हो गया था कब? 1945 में, सॉरी 1949 में जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन जो ग है वो निकल कर राइट आ जाएगा। ताइवान सेपरेट फ्रॉम चाइना, तो ये आ जाएगा आपका 1949, ठीक है, राइट आंसर। तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस थे और यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन देखे टोटल 21 क्वेश्चन, ये आपके ये आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये आपके टोटल 21 आने, फाइनल पेपर की हम तैयारी करवा रहे हैं जिसके अंदर पूरा पैटर्न यही रहेगा फाइनल में भी आपका। तो यहाँ पर आपने देखे इसकी 21 क्वेश्चन और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी मैंने इसलिए लिए क्योंकि अभी ये पहला पेपर है आपका,
धीरे धीरे जो है, अब देखिए किसी को कोई चीज सिखानी है तो बहुत आसान तरीके से हमें सिखाना है। धीरे धीरे करके हम ऐसे क्वेश्चंस पे भी चलेंगे जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो लेकिन उसके आने के चांस हो। तो यहाँ पे मैंने इजी लिया है क्वेश्चन सारे के सारे, ताकि अभी आपका क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, इतना तो ये समझ लीजिए आप, बहुत बार आप देखते होंगे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे पूछे गए हैं। तो ये वो क्वेश्चन थे, टोटल 21 हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये आपका सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो आगे आते हैं हम, जो क्वेश्चन सेक्शन बी रहता है उसके अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये आपको 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 22वें क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है ये 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो। ये शॉर्ट आंसर टाइप है क्वेश्चन, आपका सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 22वां क्वेश्चन है, पूछा गया है लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन करना है। लेखन कला और शहरी जीवन ये आपका चैप्टर 2 है और इसके अंदर भी पूछा गया है कि लेखन कला का जो है क्रमबद्ध का मतलब होता है एक लाइन से। ठीक है, कि एक लाइन से आपको बताना है कि विकास कैसे होता है लेखन कला का। तो यहाँ पे हम देखें मेसोपोटामिया, जहाँ पे इसकी शुरुआत होती है। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें तो मिट्टी की जो पट्टिका थी कैसे बनती थी, चिकनी जो मिट्टी होती थी उसको आकार देकर सुखा दिया करते थे। मान लीजिए गोल आकार है या आप कोई सा भी आकार मान लीजिए। ठीक है, इस किसी भी आकार में ये जो है कर लेते थे चिकनी मिट्टी से। फिर लिखने वाली जो सतह होती थी यानी बीच में लिखा करते थे, इस पे जो है इस सतह पर चिकनी मिट्टी जो है चिकनी बनाई जाती थी इसे। फिर सरकंडे की जो तीखी नोक हुआ करती थी उस पर जो है पट्टी पर जो है उससे लिखा जाता था। पट्टी को जो है धूप में सुखाकर पक्की हो जाती थी। अगर उसे धूप में सुखा देते तो बहुत पक्की हो जाती थी। और यहाँ पर खुदाई से हमें बहुत सारे जो है पट्टिकाएं मिली है जो इसका सबूत देती है। तो लेखन कला का जो है क्रमबद्ध विकास के बारे में मेसोपोटामिया में कुछ इस तरह से था। ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में हम देखें तो पूछा बोला गया है डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग आर्ट। तो पॉइंट 1 है द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया यूज्ड टू राइट ऑन क्ले टैबलेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखें द क्ले वाज शेप्ड एंड डाइड, द राइटिंग सरफेस वाज मेड स्मूथ, इट वाज रिटन ऑन द स्ट्रिप विद द टिप ऑफ अ रीड स्टिक। ठीक है, द bandage used to be firm after drying in the sun. Hundreds of pellicles have been found here from the excavation. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में। इसी के अथवे में हम देखें, अथवे में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया मारी नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। इसके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार के से वो था। तो मारी नगर के बारे में देखें तो मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था जहां पर जो है लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा आदि जो है सामान जो है वो आता जाता था। व्यापार होता था इसका। नदी से तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि के साथ जो है इनका व्यापार हुआ करता था। ठीक है, दक्षिणी नगरों को जाने वाले पोत जो है पत्थर, चक्की, लकड़ी, शराब व तेल के पीपों से लदे होते थे। मारी में ही वो रुका करते थे और यहाँ पे देखेंगे मारी में जो रुकते थे तो उनसे जो है 10% जो है कर वसूला जाता था। फिर ये नगर उन दिनों तांबे व टीन के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। कांसा औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था इसका। और मारी नगर व्यापार के लिए संपन्न एवं समृद्ध नगर था। तो यहाँ पे आप देखेंगे मारी नगर जो एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर किस लिए था, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है लकड़ी हो गया, तांबा हो गया, तेल हो गया या शराब हो गया, इन चीजों का क्या है व्यापार किया जाता था। और ये किन देशों के साथ, तुर्की, सीरिया, लेबनान जो है उनके साथ हुआ करता था। ये जो यहाँ पे आते थे उनसे जो है मालों से जो है वो 10% टैक्स भी लिया करता था। ठीक है, और ये जो है मारी नगर उस समय जो है टीन और तांबे इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। यहाँ पे कांसा औजार बनने के लिए भी प्रयोग किया जाता था और इस वजह से जो है मारी नगर एक व्यापारिक नगर था। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध था। ये आ गया आपका इसी का हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो मारी नगर वाज फेमस ट्रेडिंग। ठीक है, सिटी एक्सप्लेन विद आर्गुमेंट। तो मारी नगर वाज लोकेटेड एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट फ्रॉम हियर द गुड्स लाइक वुड हो गया, कॉपर, रांगा, ऑयल, लिक्वर ईटीसी। ठीक है, आप इसे शराब कह सकते हैं, वाइन कह सकते हैं। वर ट्रेडेड विद टर्की, सीरिया, लेबनान एटीसी फ्रॉम द यूफ्रेट्स रिवर। ठीक है, यूफ्रेटस रिवर। Ships going to be the southern cities which were located with stone milestones
wood, wine, and oil casks used to stop at Mari. 10% tax was levied on loaded goods. This city was famous for the trade of copper and tin. In those days, bronze was used for making tools. Marinagar was thriving and prosperous city of trade. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम में। आई होप आप समझ गए होंगे मारीनगर के बारे में। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेखन कला के बारे में, उसका विकास किस प्रकार होता है। तो ये आपका 22वां क्वेश्चन था, उसी के अंदर हमने अथवा भी देखा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 है रोम साम्राज्य के बारे में पूछा गया कि सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था। जैसे रोमन साम्राज्य, ठीक है, रोम साम्राज्य भी उसे बोल देते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था। ऐसे ही आप भारत के बारे में बोल सकते हैं। अभी के समय भारत जो है क्या है, सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण है, आपको वर्णन करना है। तो आप देखेंगे आज के समय में भारत में जो है कई सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है। आप केरल चले जाए वहां अलग है, बिहार चले जाए वहां अलग है, यहाँ गुजरात चले जाए वहां अलग है, राजस्थान में अलग है। तो ऐसे क्या है, बहुत सारा इसके अंदर आप देखेंगे विविधता है, लेकिन फिर भी एक ये क्या है, एक है, ठीक है, मिश्रण है। तो आपको बताना है इसके बारे में, रोम के बारे में। तो रोम में देखेंगे आप धार्मिक संप्रदाय तथा स्थानीय जो देवी देवताओं है उसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। यहाँ पर बोलचाल की अनेक भाषाएं हैं। वेशभूषा यानी कपड़े पहनते हैं वो भी विभिन्न शैलियों के हुआ करते थे। यहाँ पर तरह तरह के भोजन हुआ करते थे। सामाजिक संगठनों के भिन्न भिन्न रूप हुआ करते थे और बस्तियों के भी कई सारे रूप थे। तो ये है आपका रोम साम्राज्य जो था वो सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था। ये आ जाएगा आपका। आगे हम आते हैं, इसी को इंग्लिश मीडियम में हम देखें तो द रोमन एम्पायर वाज अ यूनिक amalgam of cultural diversity. Discuss this statement. So great diversity of religious sects and local deities, multiple language spoken, various style of costumes, variety of food थे यहाँ पे, different form of social organization, multiple forms of settlements। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में पूछा गया मंगोलों के इतिहास पर विश्वास न कर पाने के क्या कारण है। ठीक है, मंगोल के बारे में आप जानते हैं, जैसे चंगेज खान, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो जो मंगोल है उसके इतिहास पर विश्वास ना कर पाने के क्या क्या रीजन है, कि भाई उसका जो हिस्ट्री है वो सही हमें पढ़ रहे हैं तो वो सही है कि नहीं है, ना कर पाने के क्या रीजन है। तो इसके बहुत सारे रीजन है, जिसमें सबसे पहला है मंगोलों का जो इतिहास है वो खुद का रचित नहीं है। ठीक है, इन्होंने खुद लिखा नहीं है। जानकारी के जो हमें स्रोत मिलते हैं वो इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से हमें मिलते हैं, जो घूमने फिरने जाते हैं। जैसे आज के समय आप जिसे ब्लॉगर कहते हैं, वो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पे वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आज जो है टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वीडियो बना लेते हैं जिससे सबूत रहता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले तो ये सब था नहीं इतना टेक्नोलॉजी, तो वो जाते थे घूमने फिरने तो वो लिखा करते थे, उनकी किताब होती थी। आज भी कई सारे जो यात्रा वृत्तांत है, जो घूमने जाते हैं वो किताब लिखते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। बाकी आज के समय जो है टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि आप वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप पूरा जो है आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत होते थे, जो वहां के साहित्यकार हुआ करते थे, उनके द्वारा जो है ये मंगोलों का इतिहास हमें पता चलता है। लेखकों की यायावारी जीवन की जानकारी जो है पक्षतापूर्ण रही है। अनेक लेखक जो है मंगोल आश्रय पर यानी मंगोलों के ऊपर ही निर्भर थे, इसीलिए उनका जो वर्णन किया जाता था या करना पड़ता होगा वो सहानुभूति पूर्ण रहा। अन्य ने जो है उन्हें लुटेरा और नरसंहार करने वाला भी कहा है। तो बहुत सारे रीजन है जिससे जो है हम कह नहीं सकते कि जो मंगोलों का इतिहास है उस वो सही है कि नहीं है, यानी विश्वास नहीं है उनके ऊपर पूरी तरीके से, उनके इतिहास के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 का इंग्लिश मीडियम में देखें हम, तो व्हाट आर द रीजन फॉर नॉट बिलीविंग द हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। द रीजन फॉर दिस आर एज फॉलो। द मंगोल्स डू नॉट हैव अ सेल्फ कंपोज्ड हिस्ट्री। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनली जो है आपके ट्रेवलर हो गए, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भी है मैंने आपको बताया, जैसे घूमने फिरने वाले होते हैं वो हो गए, और जो साहित्यकार होते हैं उनके बारे में बताया गया, जो राइटर होते हैं। बेस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द itinerant life of writers. Many writers depend on Mongol shelter.
so the description was sympathetic. Other called him a murderer and a murderer. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कुछ इस तरह से है। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि फ्रांसीसी जो समाज था उसमें अभिजात वर्ग जो था एक विशेष उसकी हैसियत हुआ करती थी। तो अभिजात वर्ग के बारे में एक विशेष हैसियत होती थी उस समय वहां पर उनकी, तो उसके क्या रीजन से या आप क्या किस प्रकार कह सकते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे इनके पास संपदा पर स्थायी तौर पर पूरा नियंत्रण होता था। ठीक है, ये अपनी सैन्य क्षमता, यहाँ पर इनकी सैन्य भी खुद की हुआ करती थी और उसको बढ़ा भी सकते थे। ठीक है, इनका खुद का ही न्यायालय होता था। अपनी मुद्रा मुद्रा भी जो है प्रचलित कर सकते थे तथा अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के ये मालिक हुआ करते थे। तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो अभिजात वर्ग था, ठीक है, अभिजात वर्ग इनकी एक विशेष हैसियत थी ये उस समय। तो ये आ जाएगा फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी। इनके पास खुद की जमीन हुआ करती थी, बहुत सारी खुद की सैन्य क्षमता भी बढ़ा सकते थे ये। इनका खुद का ही न्यायालय होता था, खुद की जो है पैसे छाप सकते थे जिसे आप मुद्रा कहेंगे, और साथ ही जो लोग यहाँ पे रहते थे इन सबके मालिक हुआ करते थे। इंग्लिश मीडियम में इसी को देखें हम। ऑन व्हाट बेसिस can you say that the aristocracy had a special status in French society? तो फुल कंट्रोल होता था। ठीक है, full control assets permanently, increasing military capability, being able to set up one's own court, ठीक है, calculation of own currency, and to be the owner of all the people settled on his land। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 है, पूछा गया है मध्यकालीन यूरोप समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में आपसे पूछा गया है कि मध्यकालीन यूरोप समाज में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार थी, आपको बताना है। तो उस समय जो महिला थी उनको कोई पारिवारिक निर्णयों में जो है जो भी फैसले करने होते थे उसमें सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती थी। कारोबार चलाने में महिलाओं की कोई राय नहीं ली जाती थी, और जो दहेज लिया जाता था उस समय उसको भी कारोबार में लगाया जाता था। व्यापारी जो महिला थी वहां की उनकी स्थिति भिन्न थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप सीधा साधा देख पाएंगे कि महिलाएं उस समय जो है अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसकी स्थिति दूसरी महिलाओं से भिन्न है, लेकिन जिनके पास बहुत मतलब गरीब है उनकी स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, उनकी कोई राय नहीं ली जाती थी, कोई काम हो गया या फैसले हो गए उनमें उनकी कोई राय भी नहीं ली जाती थी। उनके द्वारा जो दहेज मिलता था उनको, वो भी इनको कारोबार में लगाया जाता था। इंग्लिश मीडियम में इसी को हम देखें, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन मेडिवल जो है यूरोपियन सोसाइटी। तो नो participation of women in family decisions and in public life. Women have to no say, women have no say in running the business, although dowry was used in the business. डिफरेंट स्टेटस ऑफ बिजनेस वुमेन, बिजनेस जो वुमेन थे उनके डिफरेंट स्टेटस थे। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों का विस्तार करने के लिए मूल बासिंदों को किस प्रकार बेदखल किया गया, आपको बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो आप देखते हैं, ठीक है, उस पे जो है कोई मूल बासिंदे रहा करते थे, उनको जो है किस प्रकार हटाया गया इनके द्वारा, आपको बताना है। तो वहां पर क्या है, इनसे जो जमीनें खरीदी जाती है वो भी कम कीमत पे, जमीन की कम कीमतें दी गई इनको और इनको यहाँ से हटाया गया। जमीन ज्यादा ली इन्होंने और पैसे बहुत कम दिए इनको। ये सब जो है इनको आलसी कहा करते थे, उन्हें छोटे इलाके में कैद कर दिया गया और उन्हें असभ्य कहा जाता था। साथ ही जो है अगर पैसा लेके अगर जो है आपने मतलब एक तो जमीन आप नहीं बेच रहे तो जबरदस्ती भी किया करते थे। ठीक है, बिना पैसे दिए भी जमीन जो है हथिया लिया करते थे। तो इस प्रकार अमेरिका द्वारा या संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उनके द्वारा जो वहां पे रहने वाले मूल बासिंदे थे उनको बेदखल किया गया। आगे हम आते हैं, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें तो डिस्कस हाउ द ओरिजिनल inhabitants were equated by the United States of expand of settlements. The law and price were given. Low land price were given. Took more land, gives less money. He was called lazy. Confirmed them to sell small areas. They were called barbarians. तो ये हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, इसी में अथवा देखने को मिलेगा आपको 27वें क्वेश्चन में।
जापान के बारे में पूछा गया कि 1870 के दशक में जो है अपनाई गई नई विश्वविद्यालय जो व्यवस्था है उसका उल्लेख करना है। तो 1870 में इन्होंने जो है 1870 के दशक में, यानी 1870 का दशक क्या होता है, 1870 से लेकर 80 तक, ठीक है, 1870 से 1880 तक के बीच का समय दशक कहलाता है। तो दशक कहलाता है मतलब कि 1870 का दशक कहलाता है। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना क्या हो गया, अनिवार्य कर दिया गया। 1910 में फिर आते हैं, तक स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस जो हुआ करती थी बहुत कम थी। शिक्षा मंत्रालय जो है वो जो है पाठ्य चर्चा पर, किताबों का चयन और शिक्षकों के परीक्षण पर जो है नियंत्रण रखा करते थे। ठीक है, किताबों में जो है माता पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक की प्रेरणा दी जाती थी। तो इस प्रकार कुछ है कि नई विश्वविद्यालय जो व्यवस्था है जापान में अपनाई गई 1870 के दशक में। इंग्लिश मीडियम में देखें तो मेंशन द न्यू स्कूल सिस्टम एडॉप्टेड इन जापान इन द 1870s। तो 1870s में इट बिकम कंपल्सरी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स गो टू स्कूल। नो वन वाज deprived of going to school till 910, ठीक है, 910। द जब फीस थी वह वेरी लॉस थी, ठीक है, सो वेरी लेस थी। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंट्रोल्ड द सिलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन द करिकुलम एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। बुक वर यूज्ड टू इंस्पायर लॉयल्टी टू पेरेंट्स, नेशन एंड टू बी अ गुड सिटीजन। तो ये हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। ये था आपका जो है पूरा क्वेश्चन जो है 3 नंबर वाले। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 22 से लेके 27 तक जो क्वेश्चन थे ये 3-3 नंबर वाले थे। और इसके अंदर दो ऐसे क्वेश्चन थे जिसके अंदर आपने अथवा देखे, जिसमें आपका पहला ही क्वेश्चन है 22, ठीक है, और 27, इसके अंदर दोनों में आपको अथवा देखने को मिले हैं। तो ये था आपका हम पार्ट 1 इसे कहेंगे, ये हमने पार्ट 1 डिस्कस किया। आने वाले जो पार्ट 2 होंगे उसके अंदर हम पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, ठीक है, ब्लैक बॉक्स में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पे आपको क्लिक करना है। बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, और पार्ट 2 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कोई अभी भी डाउट रह जाता तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं क्लास 11 के, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।